केमिस्ट्री मंथन में आपका स्वागत है। आज हम देखो एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है मानव परिसंचरण तंत्र या ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है, ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम में हम ह्यूमन में जो सर्कुलेशन होता है यानी कि ब्लड का जो परिसंचरण होता है उसके बारे में पढ़ेंगे कि रक्त पूरे बॉडी के अंदर किस तरह से संचालित होता है और वह किस किस तरह से कहां से होकर के संचालित होता है। ठीक है, तो अब देखिए सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि परिसंचरण का मतलब क्या होता है। तो देखो मैं आपको हमारी बॉडी में कई सारे सिस्टम होते हैं जिनमें से कौन कौन से हैं, जैसे मानव पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र। ठीक है ना, इसी तरह से उनमें से ही एक तंत्र का नाम है कौन सा, परिसंचरण तंत्र। परिसंचरण तंत्र का मतलब होता है परिसंचरण तंत्र, परिसंचरण तंत्र। ठीक है, अब देखिए परिसंचरण तंत्र का मतलब होता है परिसंचरण तंत्र। इसका मतलब है कि ऐसा तंत्र जिसके द्वारा बॉडी की गैसों का यानी कि शरीर की गैसों का विनिमय, खाद्य पदार्थों का संचरण तथा उत्सर्जी पदार्थों का निष्कासन जिस तंत्र के द्वारा होता है उसे अपन क्या कहते हैं, सर्कुलेटरी सिस्टम या परिसंचरण तंत्र कहते हैं। तो इसकी परिभाषा अपन कैसे लिख सकते हैं कि वह तंत्र जिसके द्वारा गैसों का विनिमय, अब गैसें कौन कौन सी हो सकती हैं, O2 व CO2। गैसों का विनिमय, खाद्य पदार्थों का संचरण, खाद्य पदार्थों या पोषक पदार्थों, ठीक है ना, खाद्य पदार्थों में क्या हो सकते हैं, कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, खाद्य पदार्थों, गैसों का विनय, खाद्य पदार्थों का संचरण तथा उत्सर्जी पदार्थों का निष्कासन होता है परिसंचरण तंत्र कहलाता है। खाद्य पदार्थों का निष्कासन बाह्य वातावरण, यहाँ पर आ जाएगा बाह्य वातावरण में होता है, परिसंचरण तंत्र कहलाता है। तो देखिए परिसंचरण तंत्र किसे कहते हैं कि वह तंत्र मानव में पाया जाने वाला या किसी भी जीव में पाया जाने वाला वह तंत्र जिसके अंतर्गत गैसों का विनिमय, अब गैसें कौन कौन सी हो सकती है, O2 और CO2, जिसके अंतर्गत गैसों का विनिमय, खाद्य पदार्थों या पोषक तत्वों जैसे कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन का संचरण पूरी बॉडी में तथा उत्सर्जी पदार्थ जैसे CO2, ठीक है ना, का निष्कासन होता है, परिसंचरण तंत्र कहलाता है। CO2 है, यूरिया है, ठीक है ना, इन सभी का निष्कासन। तो वह तंत्र जिसके द्वारा गैसों का विनिमय होता है, खाद्य पदार्थों का संचरण होता है तथा उत्सर्जी पदार्थों का निष्कासन बाह्य वातावरण में होता है, उस तंत्र को कौन सा तंत्र कहा जाता है, परिसंचरण तंत्र कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए
मुख्य रूप से जो एक कोशिकीय जीव होते हैं जैसे अमीबा है, ठीक है ना, या फिर बहुकोशिकीय जीव होते हैं कुछ, जैसे कि केचुआ है, अर्थवर्म है। अमीबा के अंदर जो उसकी गैसों का आदान प्रदान होता है, यानी कि गैसों का बाहर निकलना या अंदर लेना होता है, वो किसके द्वारा होता है? गैसों का विनय उसकी स्किन के द्वारा होता है, उसकी बाह्य लेयर के द्वारा होता है, ठीक है ना। लेकिन जो केचुआ होता है उसके अंदर क्या होता है? श्वसन जो होता है वो उसकी क्यूटिकल के द्वारा होता है, ठीक है। तो क्यूटिकल के द्वारा वह बाहर अंदर भेज सकता है पदार्थों को। अब देखिए जो परिसंचरण तंत्र है, मानव में जो परिसंचरण तंत्र है उसके लिए क्या पाई जाती है? वाहिकाएं पाई जाती हैं, ठीक है। तो वाहिकाओं की उपस्थिति या अनुपस्थिति के आधार पर, वाहिकाओं की, रुधिर वाहिनियों की उपस्थिति या अनुपस्थिति के आधार पर जो परिसंचरण तंत्र है वो कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का। वाहिकाओं की या फिर रुधिर वाहिनियों की उपस्थिति या अनुपस्थिति के आधार पर रुधिर वाहिनियों की उपस्थिति या अनुपस्थिति के आधार पर परिसंचरण तंत्र 2 प्रकार का होता है, 2 प्रकार का होता है, ठीक है, 2 प्रकार का होता है, ठीक है। तो रुधिर वाहिनियों की उपस्थिति या अनुपस्थिति के आधार पर जो परिसंचरण तंत्र है वो 2 प्रकार का होता है। फर्स्ट जो होता है वो कौन सा होता है? फर्स्ट जो होता है वो होता है खुला परिसंचरण तंत्र, और सेकंड जो होता है वो होता है, फर्स्ट जो होता है वो है खुला परिसंचरण तंत्र, और सेकंड जो होता है वो होता है बंद परिसंचरण तंत्र, ठीक है। तो 2 प्रकार का तंत्र हो गया, वाहिकाओं की, रुधिर वाहिनियों की उपस्थिति या अनुपस्थिति के आधार पर। कौन सा? एक तो खुला परिसंचरण तंत्र और एक बंद परिसंचरण तंत्र, ठीक है, 2 प्रकार के। तो देखो परिसंचरण तंत्र किसे कहते हैं? वह तंत्र जिसके द्वारा गैसों का विनिमय, खाद्य पदार्थों का संचरण तथा उत्सर्जी पदार्थों का बाह्य वातावरण में निष्कासन, जिस तंत्र के द्वारा, जिस सिस्टम के द्वारा होता है उस सिस्टम को क्या कहा जाता है? परिसंचरण तंत्र कहा जाता है, ठीक है ना। अलग अलग जो प्राणी होते हैं उनमें अलग अलग सिस्टम पाए जाते हैं इस परिसंचरण के, जैसे कि जो अमीबा होता है उसमें स्किन के द्वारा होता है उत्सर्जन और संचरण, ठीक है ना। उसके अलावा जो केचुआ होता है वह स्किन के द्वारा अपनी O2 CO2 या फिर क्यूटिकल के द्वारा O2 और CO2 का आदान प्रदान करता है। अब देखो जो कीट होते हैं उनके अंदर ट्रैकिया पाए जाते हैं, जैसे कि आपका कॉकरोच है, कॉकरोच के अंदर जो गैसों का आदान प्रदान होता है वो ट्रैकिया के थ्रू होता है, ठीक है। अब देखिए खुला परिसंचरण तंत्र और बंद परिसंचरण तंत्र किस तरह से है कि सबसे पहले होगा खुला परिसंचरण तंत्र। अब देखिए खुला परिसंचरण तंत्र क्या होता है? फर्स्ट नंबर है आपका खुला या ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है। फर्स्ट हो गया खुला परिसंचरण तंत्र, ठीक है, खुला परिसंचरण तंत्र या ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम या खुला परिसंचरण तंत्र। तो देखो खुला परिसंचरण तंत्र क्या होता है कि वह परिसंचरण तंत्र या वह परिसंचरण तंत्र जिसके द्वारा या जिसमें
तरल द्रव कोशिकाओं तथा ऊतकों के बीच के मध्य, कोशिकाओं तथा ऊतकों के मध्य, कोशिकाओं तथा ऊतकों के मध्य निम्न दाब पर बहता है। निम्न दाब पर बहता है, ठीक है। तो देखो वह परिसंचरण तंत्र जिसमें तरल द्रव कोशिकाओं तथा ऊतकों के मध्य, यानी कि उनके बीच में, कोशिकाओं और ऊतकों के मध्य में निम्न दाब पर बहता है, तो उसे क्या कहते हैं? खुला परिसंचरण तंत्र कहते हैं। उसके लिए क्या होती है? इनमें नलिकाएं या वाहिनियां अनुपस्थित होती है, यानी कि नलिकाओं ट्यूब्स में ना बह करके जो तरल है जिसमें द्रव होता है, तरल है जिसमें रक्त होता है, ठीक है ना, तो वो वाहिकाओं या नलिकाओं में ना बह करके कोशिकाओं और ऊतकों के मध्य बहता है, तो उस परिसंचरण तंत्र को क्या कहा जाता है? खुला परिसंचरण तंत्र कहा जाता है, ठीक है। अब सेकंड नंबर का है हमारा बंद परिसंचरण तंत्र। देखिए ये जो खुला परिसंचरण तंत्र है वो किस किस में पाया जाता है? जैसे मोलस्का, जैसे किस किस में उपस्थित होता है ये? जैसे कीटों में या आर्थ्रोपोडा समूह में, ठीक है, या संघ में। और उसके अलावा कीटों में, आर्थ्रोपोडा में, और इसमें भी कौन सा होता है? कॉकरोच में क्या होता है? खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, ठीक है, खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है कॉकरोच के अंदर। और उसके अलावा देखो, उसके अलावा मोलस्का में, आर्थ्रोपोडा और मोलस्का, इन दोनों के जो जीव होते हैं उनके अंदर क्या पाया जाता है? खुला ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है। इनमें जो तरल है वो वाहिकाओं में या रुधिर वाहिनियों में ना बह करके और कोशिकाओं और ऊतकों के मध्य ही बहता रहता है, और वो भी निम्न दाब पर बहता है, ठीक है। अब सेकंड नंबर का है हमारा बंद परिसंचरण तंत्र, ठीक है, बंद परिसंचरण तंत्र। तो देखो बंद परिसंचरण तंत्र का मतलब होता है कि जब रक्त या फिर जब तरल वाहिकाओं तथा रुधिर वाहिनियों तथा नलिकाओं में बहता है, रुधिर वाहिनियों में बहता है, तो उस तंत्र को, वाहिकाओं के अंदर बहता है या वाहिनियों के अंदर बहता है, तो उस तंत्र को क्या कहा जाता है? बंद परिसंचरण तंत्र कहा जाता है। तो इसको कैसे लिखेंगे हम? जब तरल वाहिकाओं या वाहिनियों में या बंद नलिकाओं में बहता है, बंद नलिकाओं में बहता है, जब तरल द्रव वाहिकाओं या वाहिनियों में या बंद नलिकाओं में बहता है, यानी कि जब तरल वाहिकाओं में या वाहिनियों में या फिर बंद नलिका, क्लोज ट्यूब्स के अंदर बहता है, तो उस तंत्र को क्या कहा जाता है? बंद परिसंचरण तंत्र कहा जाता है, बहता है, ठीक है ना। अब इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? जैसे मानव है, मानव में कौन सा परिसंचरण तंत्र पाया जाएगा? बंद परिसंचरण तंत्र। और खरा या खरगोश, ठीक है, खरा या खरगोश में बंद परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। क्यों? क्योंकि इनमें जो तरल है, द्रव है, वह कहाँ बहता है? बंद नलिकाओं में, ठीक है, या वाहिकाओं वाहिनियों में बहता है,
ठीक है, ना कि ओपन। ओपन नहीं बहता है, नलिकाओं के अंदर, ट्यूब्स के अंदर बहता है, इसीलिए इसको बंद परिसंचरण तंत्र कहा जाता है। ठीक है, ये जैसे मानव और खरा। उसके अलावा जो ब्लड है वह कैसे उच्च रुधिर दाब पर, उच्च दाब पर बहता है, यानी कि एक तो बंद नलिकाओं में बहता है और एक उच्च दाब पर बहता है, तो उसे क्या कहेंगे, बंद परिसंचरण तंत्र कहेंगे। तो देखो हमारे दो प्रकार का परिसंचरण तंत्र हो गया। फर्स्ट हो गया खुला परिसंचरण तंत्र या ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है ना, और एक हो गया बंद परिसंचरण तंत्र या क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। अब देखो खुला में क्या होता है कि जिसमें जो तरल द्रव है वो कोशिकाओं तथा ऊतकों के मध्य निम्न दाब पर बहता है, ठीक है ना, ऊतकों के मध्य में बहता है, नलिकाएं अनुपस्थित होती हैं, ठीक है, तो वो कौन सा होता है, खुला परिसंचरण तंत्र। एग्जाम्पल जैसे कीटों में आर्थ्रोपोडा वर्ग में पाया जाता है, और जैसे ही कीटों में आर्थ्रोपोडा वर्ग में कौन आता है, जैसे कॉकरोच, ठीक है। उसके अलावा मोलस्का में जो जीव आते हैं मोलस्का वर्ग में, उनमें कौन सा पाया जाता है, खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। और बंद परिसंचरण तंत्र है सेकंड नंबर का, इसमें जो तरल है वो किस में बहता है, वाहिनियों में बहता है या बंद नलिकाओं में बहता है, उसे क्या कहा जाता है, बंद परिसंचरण तंत्र कहा जाता है। जैसे एग्जाम्पल मानव और खरा, ठीक है। अब देखिए जो परिसंचरण है उसका जो मेन परिसंचरण करने वाला जो तरल द्रव है वो क्या होता है, हमारा ब्लड होता है। ब्लड ऐसा तरल द्रव है जो कि हमारी नलिकाओं में बहता रहता है, ठीक है ना। हम यहाँ पर पढ़ेंगे बंद परिसंचरण तंत्र के बारे में। खुला तो आर्थ्रोपोडा और मोलस्का में पाया जाता है, लेकिन बंद ह्यूमन के अंदर पाया जाता है। तो आज हम यहाँ पर कौन सा पढ़ रहे हैं, ह्यूमन का, यानी कि मानव का रक्त परिसंचरण तंत्र, ह्यूमन का सर्कुलेटरी सिस्टम। तो देखो ह्यूमन में सर्कुलेटरी सिस्टम के लिए एक तरल पाया जाता है जिसको कहा जाता है रक्त या इसको कहा जाता है ब्लड, ठीक है, रक्त या ब्लड, रक्त या इसको कहते हैं ब्लड, ठीक है। अब देखिए रक्त जो होता है मनुष्य का ब्लड क्या होता है, एक तरल संयोजी ऊतक होता है। क्या होता है, एक तरल संयोजी ऊतक होता है, तरल संयोजी ऊतक, ठीक है, एक तरल संयोजी ऊतक होता है। सेकंड जो ब्लड होता है वह कैसा होता है, क्षारीय होता है, क्षारीय होता है। पीएच जो होती है लगभग कितनी होती है, 7.4 के करीब, ठीक है। थर्ड नंबर है कि जो ब्लड है वह एक स्वस्थ मनुष्य में कितना ब्लड बहता है, 5 से 6 लीटर ब्लड बहता है, ठीक है। तो देखो ब्लड कैसा होता है, एक तरल संयोजी ऊतक होता है, ठीक है। उसके अलावा क्षारीय होता है जिसका जो पीएच है वो कितना होता है, 7.4 होता है। एक स्वस्थ जो मनुष्य होता है उसमें ब्लड की जो क्वांटिटी होती है वो कितनी होती है, 5 से 6 लीटर के करीब होती है, ठीक है। अब देखिए जो ब्लड होता है उसके 2 भाग होते हैं, कौन कौन से, ब्लड के कौन कौन से भाग होते हैं, एक तो होता है प्लाज्मा और एक होता है रुधिर कणिकाएं, ठीक है। एक तो होता है प्लाज्मा और एक रुधिर कणिकाएं, ठीक है। तो ब्लड के कितने भाग होते हैं, ब्लड के, रक्त के 2 भाग होते हैं, 2 भागों से मिलकर बना होता है, 2 भागों से बना होता है, ठीक है। कौन कौन से, फर्स्ट होगा आपका प्लाज्मा और सेकंड जो होता है वो होता है आपका रुधिर कणिकाएं, ठीक है। प्लाज्मा होता है एक तो, और एक होता है रुधिर कणिकाएं। अब देखो जो प्लाज्मा है, ब्लड का जो प्लाज्मा पाया जाता है ब्लड में, वो कितना पाया जाता है, 55% प्लाज्मा पाया जाता है और 45% जो होती हैं वो रुधिर कणिकाएं पाई जाती हैं, ठीक है। अब देखो प्लाज्मा जो होता है
एक तो 55% पाया जाता है टोटल ब्लड का। उसके अलावा ये जो प्लाज्मा है वह पीले रंग का तरल होता है, पीले रंग का या येलो कलर होता है, रंग का तरल होता है। ठीक है, अब देखिए प्लाज्मा पीले रंग का तरल होता है। उसके अलावा ये ब्लड में कितना होता है, 55% होता है। अगर प्लाज्मा को 100% मान लिया जाए इस 55% को, तो प्लाज्मा में 90% जो होता है वो क्या होता है, जल होता है, जल, और 10% जो होते हैं वो कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ, कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ होते हैं। ठीक है ना, कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ होते हैं। अब देखिए अकार्बनिक पदार्थों में जैसे सोडियम मिलता है, उसके अलावा कार्बनिक में प्रोटीन मिलते हैं। ठीक है ना, प्रोटीन, सोडियम, ये सभी किस में मिलते हैं, आपके कार्बनिक अकार्बनिक पदार्थों में। ठीक है, कितना, 10%। अब देखिए जो प्लाज्मा होता है उसमें कितना पाया जाता है, ब्लड के अंदर 55% पाया जाता है। हल्के पीले रंग का तरल होता है ये जो प्लाज्मा है। 55 को 100% माने तो प्लाज्मा जो है वो कितना प्रतिशत उसमें जल होता है, 90%, और 10% क्या होता है, कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ होते हैं, जिसमें सोडियम होता है। इसके अलावा प्रोटीन होता है। प्रोटीन में कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे कि फाइब्रिन प्रोटीन, ग्लोबुलिन प्रोटीन, फाइब्रिन प्रोटीन, ग्लोबुलिन प्रोटीन, ग्लोबुलिन प्रोटीन एक्सेट्रा। ठीक है, तो ये हो गया प्लाज्मा के बारे में कि प्लाज्मा पीले रंग का होता है, 55% पाया जाता है ब्लड के अंदर। 55% में से 100% तो जल होता है और 10% कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ होते हैं, जैसे सोडियम है, प्रोटीन है। प्रोटीन में फाइब्रिन प्रोटीन, ग्लोबुलिन प्रोटीन, थ्रोम्बिन वगैरह इसमें पाए जाते हैं। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट है आपका रुधिर कणिकाएं। अब देखिए रुधिर कणिकाएं जो होती हैं मेनली 3 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी रुधिर कणिकाएं जो होती हैं 3 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी होती हैं, एक तो होती है आरबीसी, सेकंड जो होती है वो होती है, फर्स्ट जो होती है वो है आरबीसी, सेकंड जो होती है वह होती है डब्ल्यूबीसी, और थर्ड है आपकी प्लेटलेट्स। ठीक है, तो रुधिर कणिकाएं कितनी होती हैं, 3 प्रकार की पाई जाती हैं। फर्स्ट जो होती है वो आरबीसी होती है, सेकंड होती है डब्ल्यूबीसी होती है, और थर्ड जो होती है वो होती है प्लेटलेट्स। ठीक है, अब देखिए जो आरबीसी है वो टोटल कणिकाओं की 99% होती है। कितनी होती है, टोटल कणिकाओं की 99% होती है। अब जो आरबीसी होती है वो देखिए मुख्य रूप से ब्लड में सबसे ज्यादा संख्या में पाई जाती है, यानी कि आरबीसी की क्वांटिटी रुधिर कणिकाओं में सबसे ज्यादा होती है, सबसे ज्यादा पाई जाती है। यानी कि एक स्वस्थ मनुष्य में अगर देखा जाए तो कितनी होती है, एक पुरुष के अंदर मुख्य रूप से ये 52 लाख प्रति घन मिलीमीटर होती है। ठीक है, जबकि महिला के अंदर 47 लाख प्रति घन मिलीमीटर के करीब होती है। और इसके अलावा ये जो आरबीसी है वो मुख्य रूप से क्या होता है, मेनली आरबीसी जो होती है वो रेड रंग की, रेड प्रकार की पाई जाती है, लाल रंग की। क्यों पाई जाती है, क्योंकि इनके अंदर क्या पाया जाता है, हीमोग्लोबिन नाम का एक वर्णक पाया जाता है जो कि इन आरबीसी को लाल रंग प्रदान करता है। ठीक है, अब देखिए जो आरबीसी है उनका निर्माण मुख्य रूप से कहां पर होता है, एक तो यकृत के अंदर होता है
और एक लाल अस्थि मज्जा या अस्थि मज्जा के अंदर होता है। ठीक है ना। तो देखो हम रुधिर कणिकाओं में किसके बारे में पढ़ रहे हैं? आरबीसी के बारे में। ठीक है, रुधिर कणिकाओं में हमारी क्या है? आरबीसी। आरबीसी या आरबीसी या इसको कहेंगे रेड ब्लड कार्पसल्स। ब्लड कार्पसल्स, रेड ब्लड कार्पसल्स। ठीक है, अब देखिए रेड ब्लड कार्पसल्स जो होती हैं वो मेनली 99% पाई जाती हैं ब्लड के अंदर। ठीक है, उसके अलावा ये जो आरबीसी है इनका निर्माण जो होता है वो कहां पर होता है? यकृत में और अस्थि मज्जा में। अस्थि मज्जा में। ठीक है, यकृत के अंदर जब इनका निर्माण होता है वो भ्रूणीय स्टेज में होता है, भ्रूणीय में, और ये जो होती है ये अडल्ट स्टेज होती है, अडल्ट स्टेज। ठीक है, तो अडल्ट स्टेज में आरबीसी का जो फॉर्मेशन है वो कहां पर होता है? अस्थि मज्जा में। और भ्रूणीय अवस्था या एम्ब्रियोनिक स्टेज जो होती है उसके अंतर्गत जो ब्लड सेल्स हैं, आरबीसी हैं या रेड ब्लड कार्पसल्स हैं, उनका फॉर्मेशन होता है वो किस में होता है? यकृत के अंदर होता है। अब देखिए जो आरबीसी है उनका जो जीवन काल होता है वो कितना होता है? जीवन काल 120 दिन होता है। ठीक है, 120 दिन होता है जीवन काल। उसके अलावा इनमें इनका जो रंग होता है वो लाल होता है, रंग लाल होता है। किसके कारण? हीमोग्लोबिन नामक वर्णक के कारण। ठीक है, अब देखिए ये जो आरबीसी है इनके अंतर्गत जो हीमोग्लोबिन है वह एक तो आरबीसी को लाल रंग प्रदान करता है, उसके अलावा इस हीमोग्लोबिन में पेप्टाइड की, पॉलीपेप्टाइड की 4 श्रृंखलाएं पाई जाती हैं। पॉलीपेप्टाइड की 4 श्रृंखलाएं पाई जाती हैं। हर एक श्रृंखला जो होती है वो एक ऑक्सीजन के एक अणु को, मॉलिक्यूल को ले जाने का, संचरित करने का काम करती है। ठीक है, तो इसमें 4 श्रृंखलाएं जो होंगी हीमोग्लोबिन की वो ऑक्सीजन से क्रिया करके क्या बनाएंगी? हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से, O2 से क्रिया करके क्या बनाती है? क्रिया करके ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाती है। ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाती है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाती है। तो देखो, और उसके अलावा प्रत्येक श्रृंखला एक ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल को वहन करती है, यानी कि संचरित करती है। तो अब देखिए जो आरबीसी है या रेड ब्लड कार्पस है वो क्या होता है? ब्लड के अंदर 99% पाई जाती है, अधिक मात्रा में पाई जाती है। और एक स्वस्थ मनुष्य में कितनी होती है? स्वस्थ पुरुष के अंदर अगर देखा जाए तो कितनी होती है? 52 लाख प्रति घन मिलीमीटर। ठीक है, और अगर महिला के अंदर देखी जाए इनकी संख्या तो कितनी होती है? 47 लाख प्रति घन मिलीमीटर होती है। ठीक है, तो देखो रेड ब्लड सेल्स जो होती हैं वो 99% पाई जाती हैं, यानी कि अधिक मात्रा में, सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है। इनका जो निर्माण होता है वो यकृत में होता है और अस्थि मज्जा में होता है। अगर एक स्वस्थ मनुष्य की बात की जाए तो पुरुष के अंदर जो रेड ब्लड कार्पसल्स जो होती हैं वो 52 लाख प्रति घन मिलीमीटर के करीब होती हैं, और महिला में देखा जाए तो
47 लाख प्रति घन मिलीमीटर होती है। अब देखिए जो रेड ब्लड सेल्स हैं या रेड ब्लड कार्पसेल्स हैं, उनका जो जीवन काल है वो 120 दिन का होता है, ठीक है। और उनका जो रंग है वो कैसा होता है, लाल रंग का होता है। और वो किसके कारण होता है, हीमोग्लोबिन नामक वर्णक के कारण होता है। अब देखिए हीमोग्लोबिन नामक वर्णक में 4 पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं पाई जाती हैं, जिनमें से प्रत्येक पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला ऑक्सीजन के एक अणु को, एक मॉलिक्यूल को ले जाने का काम करती है। हीमोग्लोबिन जो होता है वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करके, ऑक्सीजन से क्रिया करके हीमोग्लोबिन का बनाता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। और उसके अलावा जो प्लीहा होता है उसको आरबीसी का कब्रिस्तान कहते हैं। क्यों? क्योंकि प्लीहा के अंदर ही जो आरबीसी है वो नष्ट होती है, ठीक है। तो प्लीहा को क्या कहते हैं, प्लीहा को क्या कहते हैं, आरबीसी का कब्रिस्तान, कब्रिस्तान कहते हैं। क्यों? क्योंकि इनकी जो डेथ होती है आरबीसी की, या इनको नष्ट होने का जो स्थान होता है वो कहाँ होता है, प्लीहा के अंदर होता है। तो उत्पन्न कहाँ होती है, अस्थि मज्जा के अंदर या यकृत के अंदर। यकृत में तो भ्रूणीय स्टेज में और एडल्ट स्टेज में अस्थि मज्जा के अंदर फॉर्मेशन होता है इनका। लेकिन नष्ट कहाँ पर होती है, प्लीहा के अंदर ये नष्ट होती है या इनकी डेथ हो जाती है। और इनका जो जीवन काल होता है वो 120 दिन होता है। और इनका जो लाल रंग है वो हीमोग्लोबिन नामक वर्णक के कारण होता है। तो ये हो गई आपकी आरबीसी। ब्लड के बारे में इतना ही रहेगा कि ब्लड में कितने पार्ट हो गए, प्लाज्मा हो गया और ब्लड का जो सेल्स हो गई, कौन सी, रुधिर कणिकाएं हो गई, जिनमें कौन सी हो गई, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। तो आज हमने आरबीसी के बारे में स्टडी कर चुके हैं हम, बाकी का कल पढ़ेंगे। थैंक यू।